नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यमकेश्वर की वादियां, भावनात्मक पल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड पहुंचते हैं तो वह पल केवल एक राजनेता का दौरा नहीं बल्कि एक बेटे की घर वापसी का बन जाता है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरे यमकेश्वर क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल था। जैसे ही उनका काफिला गांव की ढलानों पर पहुंचा, पूरा इलाका जय श्री राम और योगी जी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की रही जहां योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक की छवि छोड़ एक ममतामयी बेटे और भाई के रूप में नजर आए। अपनी मां सावित्री देवी से मिलते समय मुख्यमंत्री काफी भावुक दिखे। उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके साथ बैठकर बातचीत की। अपनी बहनों और भाइयों से मिलते समय उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक साफ दिखी। छोटे भाई अपने योगी अंकल को आपको तो बच्चे अपने योगी अंकल को देखने के लिए छतों और पेड़ों पर चढ़े नजर आए। कई बच्चों ने उन्हें हाथ से बनाए चित्र और फूल भेंट किए। असली चीज खाने की अपने दादा को दी जा। अबे हम भी तेरे दादा लगता है। सुबह शाम हाथ जोड़ता है। दादाजी को फूल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे दादाजी को दीजिए। जा अब तो अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की असली चीज खाने की अपने दादा को दीजिए। तो यमकेश्वर में मुख्यमंत्री नहीं एक बेटा घर आया और अपने बेटे को पाकर यमकेश्वर की जनता कहीं ना कहीं भावुक नजर आई, उनके दर्शन करते नजर आई। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, पौड़ी गढ़वाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जब अपनी मिट्टी अपने क्षेत्र में पहुंचे तो लोग भावुक हो गए उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं जो प्यार उमड़ता दिखा लोगों में वो अविस्मरणीय था। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? बिल्कुल मनोज, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर जो है यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे थे और अपनी जो जन्मभूमि है यमकेश्वर वो वहाँ पहुंचे और वहाँ जो उत्साह जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के ग्रामीण थे, वहाँ पर उन लोगों के बीच में देखने को मिला। खासतौर से अगर बात करें तो यमकेश्वर ब्लॉक में इंटरमीडिएट प्राथमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण जो है आदित्य योगीनाथ ने किया और इसके साथ साथ देखिए जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ पर योगी को देख करके जो है अति उत्साहित हुए। उनको लगता था कि जो परिवार का एक सदस्य जो है उनके बीच में आज पहुंचा है। लंबे समय के बाद जो है योगी अपने गांव पहुंचे थे और गांव में अपनी जो उनकी माँ है उन्होंने उनसे भी काफी देर तक बात की और बड़ी भावुक तरीके से जो है वो योगी आज जो है वो नजर आए। और साथ साथ देखिए बड़ा अति उत्साहित जो माहौल जो ग्रामीणों में देखने को मिला, जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग थे उनमें देखने को मिला। तो योगी ने वहाँ छोटे बच्चों को जो है चॉकलेट और टॉफी बांट करके भी उनके साथ उनका प्यार और उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके साथ साथ देखिए योगी लगातार उत्तराखंड में जो है आते रहते हैं। लंबे समय बाद जब आदित्य योगीनाथ जब पहुंचे हैं उत्तराखंड में तो उन्होंने जम करके जो है प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की भी जम करके बधाई उनको दी और साथ साथ उनकी तारीफ की, क्योंकि कई ऐसे जटिल मुद्दे हैं विकास को लेकर के जिसपे योगी का मानना है कि पुष्कर सिंह धामी उस पहल के लिए परफेक्ट नेता जो है वो परफेक्ट नेता जो है वो है, क्योंकि अवैध निर्माण हो, अवैध मस्जिद हो और अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो प्रयास धार्मिक सरकार की तरफ से किया गया है वो कहीं ना कहीं प्रशंसित है। और धार्मिक स्थलों को जो जिस तरीके से धामी जी ने बढ़ावा दिया है, यानी कि उनको संरक्षण दिया है, उनको बेहतर करने की मुहिम चलाई है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तारीफ जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है। और इसके साथ साथ देखिए बड़े क्षण जो है वो तो भावुक क्षण थे जो जब वो अपने गांव में पहुंचे, अपनी माता से जो उनकी मुलाकात हुई, आसपास के पड़ोस के लोग जो है वहाँ एकत्रित
के छतों से जो है उनके ऊपर फुल वर्षा जो है वो की गई। तो फिर कहा जा सकता है कि जब भी योगी उत्तर प्रदेश से खासतौर से अपने गांव जो है यमकेश्वर पौड़ी जिले में जो पड़ता है वहां आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें एक अति उत्साह जो है वो मनोज देखने को मिलता है। और इस तरीके की भावुक क्षण में जो है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो उस भावुक क्षण में जो है वो देखने को मिलते हैं। और आज भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यमकेश्वर ब्लॉक से जो है देखने को मिली है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंहासन छोड़ जब मां के चरणों में आप झुके योगी जी, कठोर प्रशासक की आंखों में इस दौरान ममता की झलक साफ तौर पर देखने को मिले। अपनों के बीच भावुक हुए सीएम योगी, अपने परिवार, भाई और कुटुंब से उन्होंने मुलाकात की। में लोगों के चेहरे खिले नजर आए। यमकेश्वर में मुख्यमंत्री पहुंचे। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की असली चीज, खाने की असली अपने दादा को दीजिए। अबे हमने तेरे दादा लगता सुबह शाम हाथ जोड़ता है। और अब हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ का घटा भार अब 18%। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक नए युग में कदम रख चुकी हैं। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर मात्र 18% कर दिया है। ये टैरिफ ये सिर्फ टैक्स की कटौती नहीं, बल्कि भारत के लिए $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार का प्रवेश द्वार है। इस समझौते की सबसे बड़ी जीत हमारे एमएसएमई किसानों और मछुआरों के लिए है, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए। रोजगार के लाखों रुपए, आपको बता दें, रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। बदले में भारत ने भी अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब की वस्तुएं खरीदने का संकल्प लिया है। इसमें शामिल है ऊर्जा और कच्चा तेल, विमान और फाइटर जेट, हाईटेक जीपीयू और डेटा सेंटर उत्पाद कोकिंग कोयला और कीमती धातुएं। आपको बता दें कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि अब अमेरिकी सूखे अनाज, मेवे, ताजे फल, सोयाबीन तेल और विदेशी शराब, स्पिरिट पर टैरिफ कम होने से ये चीजें सस्ती होंगी। यहां सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता इस डील में नहीं किया है। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर, व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, 50% टैरिफ की जगह अब 18% टैरिफ, जो अतिरिक्त 25% टैरिफ जो रसिया से तेल खरीदने के एवज में अमेरिका लगा रहा था उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ 18% टैरिफ भारत पर रहेगा अमेरिका की तरफ से। ऐसे में किन किन क्षेत्रों में भारत को फायदा होने जा रहा है? अमेरिका का एक बड़ा बाजार है, $30 ट्रिलियन का मार्केट भारत के लिए खुला है। भारत कितना लाभ ले पाएगा? देखिए मनोज, अमेरिकी ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के अपने राय हैं और वो अपने अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं। सरकार के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिकी डील जो भारत के तरफ से हुई है उसमें 18% टैरिफ का जिक्र किया गया है
जो 18% टैरिफ के वजह से सरकार के तरफ से और सरकार के जो नुमाइंदे हैं या भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, उनके तरफ से ये बड़ी डील इसलिए बताई जा रही है कि अब तक अमेरिका की तरफ से जो 50% टैरिफ लगाया जा रहा था, उस टैरिफ के तुलना में अब 18% की टैरिफ लगेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे हरे फल हो, ड्राई फ्रूट हो, उनको लेकर भी है, चाहे विदेशी शराब हो, तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका भारत में एक्सपोर्ट करेगा। और भारत उन चीजों को जब इंपोर्ट करेगा तो उस दौरान केवल 18% का ही टैरिफ रहेगा। सवाल यहाँ विपक्ष ये भी उठाता है कि अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो भाजपाई यानी एनडीए सरकार के रहे हो, चाहे कांग्रेसी यानी यूपीए सरकार के रहे हों, सभी के समय भारत की तरफ से अमेरिका को जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें 0 से 3% तक का टैरिफ लगाया जाता था, और अमेरिका से जो भारत कुछ भी इंपोर्ट करता था उसमें 30 से 70% तक का टैरिफ लगाता था। तो कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि हमको अब हम जो अमेरिका हमको इंपोर्ट करेगा और हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे तो 0 से 3% का टैरिफ होगा, वो हमको एक्सपोर्ट करेगा, नहीं भारत इंपोर्ट करेगा तो 18% का टैरिफ लगेगा। तो दोनों तरफ से सत्ता पक्ष विपक्ष अपने हिसाब से इसको व्याख्या करता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले की तुलना में टैरिफ ज्यादा भारत को देना पड़ेगा। जिन चीजों की एक्सपोर्ट की बात हो रही, अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा, भारत के अंदर वो आएंगे, उससे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिनको अमेरिका भारत के अंदर बेचने के लिए भारत के बाजारों का इस्तेमाल करेगा, 18% टैरिफ के साथ इस्तेमाल करेगा। इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में इसका असर देखने को मिलेगा कि भारत अमेरिका के अंदर जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत को कितना फायदा होगा और अमेरिका का तो फायदा होना तय है। और जहां तक सवाल है रसिया से तेल खरीदने के मामले में, तो रसिया भारत से जो तेल खरीदता था वो अमेरिका के कंपैरिजन में 50% कम रेट में खरीदता था। टैरिफ जरूर अमेरिका उस वक्त 25% लगाने की लगा रहा था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रसिया, भारत और अमेरिका की जो चीजें चल रही हैं उसमें हर एक अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करता है, लेकिन भारत सरकार के तरफ से पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि ये उन्होंने बड़ी ट्रेड डील की है, भारत की इकोनॉमी इससे मजबूत होगी, भारत के लोगों की आय बढ़ेगी, युवा हो चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, उन सबको ट्रेड डील से फायदा मिलेगा। फिलहाल इसका मनोज इंतजार करना होगा कि फायदा भारत को होगा या अमेरिका होगा या भारतीयों को होगा या अमेरिकियों को होगा। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से भविष्य आगे बताएगा कि फायदा किसका होता है, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका को तो फायदा होगा ही, भारत को कितना होगा ये समय की गर्त में। फिलहाल अखिलेश जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो भारत के लिए अमेरिका ने 30 ट्रिलियन का जो बाजार अमेरिका का खुला है, वो भारत कितना उसका लाभ लेता है और भारत को इस डील से कितना फायदा होता है ये समय तय करेगा। लेकिन अब 50% टैरिफ की जो तलवार भारत पर लटक रही थी वो अब कम हो चुकी है, वो 18% अब हो गई है। और अब हम बात करेंगे गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत। शुक्रवार की देर रात पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उनके आपको बता दें मंदिरी स्थित आवास से गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि मामला साल 1995 का है, जो पटना के गर्दनी बाग थाने में दर्ज हुआ था। उन पर धोखाधड़ी से एक मकान किराए पर लेने और बिना मकान मालिक की जानकारी के उसे कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप है। इसमें आईपीसी की धारा 467 यानी कि दस्तावेजों से जालसाजी सहित अन्य धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120B शामिल है। वहीं पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल के बजाय अस्पताल में भर्ती रखने का आदेश दिया है। ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और ये पीएस केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448,
506 और 120 भी लगी हुई थी और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी तो उसकी वजह से डिले किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहते हैं, जनरली कुछ दवाइयाँ वो लेते हैं तो उनकी दवाइयाँ भी साथ ले ली गई थी, उनके केयर टेकर को भी साथ में ले लिया गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को अब जमानत पर सुनवाई होगी और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, कल रात से ये नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा। पप्पू यादव के घर अचानक पुलिस पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई करती है। इस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया है लेकिन अस्पताल में उनकी तबीयत देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान निकल कर सामने आ रही? देखिए मनोज, जो पप्पू यादव यानी निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस समर्थित सांसद है, उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा जो कल करीब 10:30 बजे के आसपास चला, उनके आवास पर जो पुलिस पहुंची और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उनको वारंट का बताया कि उनके खिलाफ वारंट है। 1995 में एक मकान को कब्जाने और उसमें ऑफिस खोलने का मामला दर्ज किया था जिसमें जान से धमकी देने, जान से मारने की धमकी समेत तमाम धाराएं इसमें लगाई गई थी आईपीसी की। लेकिन मामला इससे उलट है। 95 में दर्ज हुए मुकदमे में अब तक कोई भी कार्रवाई बिहार पुलिस की तरफ से नहीं की गई थी। देर रात कार्रवाई क्यों की गई मनोज, इस बात को जानने की सबसे बेहद जरूरत है क्योंकि आखिर कल ही क्यों ऐसे मामले में पुलिस सक्रिय हो और किसके इशारे पर हुई। अब तक की जो सरकार में पुलिस थी या तो वो आरजेडी सरकार के अधीन हुआ करती थी या फिर जेडीयू की सरकार या गठबंधन की सरकार में नीतीश के अधीन हुआ करती थी। इस बार जो बिहार की पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के अंडर में काम कर रही है। तो फिलहाल इस मामले को नजर से भी देखा जाता है कि करीब 3 दिन से लगातार पप्पू यादव पटना में नीट यानी मेडिकल छात्र स्टूडेंट की रेप के बाद हत्या के जो आरोप थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। पप्पू यादव ने कल ऐलान किया था कि वो इस आरोपी को जिसने मेडिकल छात्रा का रेप किया और उसका मर्डर किया, उसके आरोपियों को जो गिरफ्तार करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके बाद बिहार पुलिस की किरकिरी हुई थी, कहीं ऐसा न हो कि कोई इन आरोपियों को पकड़ कर लाकर पप्पू यादव के सामने खड़ा कर दे तो बिहार पुलिस की किरकिरी हो। उससे बचने से के लिए बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। पप्पू के यहाँ वारंट जारी करवाकर पुलिस पहुंची और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास बिहार पुलिस की तरफ से किया गया। और रात में जो ड्रामा चला, पप्पू लगातार कहते रहे कि उनको सुबह गिरफ्तार किया जाए, वो कहीं भाग नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं और वो इतने दिनों से पटना आते रहे और पटना कभी वो पुलिस से नहीं भागे तो लेकिन पुलिस ने उनको हर हालत में गिरफ्तार करने पड़ी रही। फिर देर रात 11 बजे उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर ले चुकी है लेकिन लगातार उपचार के लिए पप्पू यादव भर्ती हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में भी इसको लेकर एक एप्लीकेशन पप्पू यादव की तरफ से अग्रिम जमानत की दाखिल की गई है। अब ये देखना होगा कि जो पटना का एमपी एमएलए कोर्ट है उस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्या पप्पू यादव को अग्रिम जमानत मिलती है या फिर कोर्ट उनको गिरफ्तार कर जो 3 दिन की रिमांड खत्म। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि आगे कार्रवाई क्या होती है, जमानत मिलती है या आगे उनको जेल होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोमवार को होगी जमानत पर सुनवाई। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला इस दौरान। पप्पू यादव की हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तारी हुई लेकिन उनकी तबियत को देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 31 साल पुराने केस में फंसे पप्पू यादव। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कड़ा प्रहार निशाने पर सरकार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे विशेषल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल तेज होते नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। संगठन की मजबूती के लिए बुलाई गई इस बैठक में मायावती ने संसद की मौजूदा स्थिति को ड्रामा और खेल करार दिया। आखिर मायावती ने क्यों कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों संविधान की गरिमा भूल रहे हैं? दरअसल मिशन 2027 की तैयारियों और संगठन को धार देने के लिए शनिवार को लखनऊ में बसपा का जमावड़ा लगा। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों, जिला, मंडल और विधानसभा अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की, लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी गूंज रही मायावती का सरकार और विपक्ष पर किया गया कड़ा प्रहार। तो 2027 की तैयारियों और विरोधियों पर करारी चोट करती नजर आई बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती का मैराथन मंथन देखने को मिला है और यह कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है 2027 की तैयारियों को लेकर। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की एक खास बैठक बुलाई गई। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए वह षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाए। खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। अब ये रणनीति बहन जी बताएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला लेवल के हैं, चाहे विधानसभा लेवल के हैं, सब लोग अंदर हैं। अब बहन जी की मीटिंग चल रही है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। अब तक जो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, उसमें क्या क्या निर्देश दिए हैं अभी तक? बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, हम सभी लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश आता है उसका पालन करते हैं। 27 का चुनाव से क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि जो कमियां रही हैं, चाहे हमारे लोगों में आज जो पिछड़ा समाज था, जो भटक गया था, मुस्लिम समाज था जो भटक गया था, वो बहुत ही लंबे कतार से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2027 ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, हमारी बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं और सारे बसपा के जो दिग्गज लोग हैं, सारे लोग अभी गए हैं। बहन जी जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। तो संविधान की गरिमा भूल रहे हैं दोनों पक्ष, खासतौर पर मायावती ने निशाना साधा। और अब बात करेंगे हम भ्रष्टाचार की दुहाई विधायक ने शपथ दिलाई। दरअसल खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद और खासकर लोनी के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग की जर्जर हालत लंबे समय से यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन अब इसके कायाकल्प की तैयारी पूरी हो गई है। सड़क निर्माण के लिए 32 करोड़ 66 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया है। उम्मीद है कि यह सड़क अगले 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इस कार्य का औपचारिक शुभारंभ सांसद अतुल गर्ग और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की मौजूदगी में किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में एक दिलचस्प और सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मंच से ही पीडब्ल्यूडी के अफसरों को शपथ दिलाई। दरअसल ये शपथ सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई। काम शुरू हो चुका है, आपके सामने की बात है। होता क्या है कि काम में देरी इसलिए होती है कि दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, ये पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी दिक्कत आती है।
और यहाँ पर जो निर्माण कार्य पे इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बार बार रोक लग जाता है, वरना ये काम अब तक काफ़ी कुछ हो भी चुके होते। अब ये मौसम में कुछ थोड़ी बहुत हवा चलनी शुरू हुई है। लौनी के सभी देवतुल्य बहनों भाइयों को बहुत बधाई। पहले भी हमने बनवाया था, लेकिन वो पालिका का नाला जो बना नहीं था और वो पानी जल भराव से टूटा। इस बार हम नाले और खुद रोड अपने हाथ में लिया है। माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से आज जो ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ है उसके लिए यहाँ की जनता को बधाई। जहाँ तक काम की बात है, आप सब जानते हैं, बिजली नहीं थी, बिजली आई है, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम मामलों में काम हुआ है। जयवीर बाबी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, जिस सड़क को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी थी और बहुत ज्यादा दिल्ली और सहारनपुर मार्ग ये खराब था, अब इसको लेकर 32 करोड़ 66 लाख का बजट अलॉट किया गया है। सबसे अहम बात जो देखने को मिली, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को, कर्मचारियों को शपथ दिलाई, वो कुछ अलग ही देखने को मिला। क्या कुछ अहम जानकारी? लगातार जो निर्माण कार्य होते हैं, जो सरकार के जो कार्य होते हैं, चाहे किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो, सड़क का निर्माण कार्य हो, नाली का निर्माण कार्य हो, इनमें लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। जिसको लेकर लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज जब इस सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया तो मंच पर ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी थे उनको बुलाया और उनसे शपथ ली कि आप इस सड़क में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और ना ही भ्रष्टाचार करोगे। हालांकि सवाल उठता है कि जिस तरह से 32 करोड़ रुपए का एक बजट है और लगभग 4.5 महीने में इस सड़क को बनाकर देने का भी आश्वासन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिया गया है। यानी कि विधायक ने स्पष्ट तौर पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कहा है कि 4 महीने के अंदर ये सड़क बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इस सड़क के हालात की बात करें तो पिछले कई वर्षों से सड़क पूरी तरह से जर्जर थी और लगातार इस सड़कों पर हादसे हो रहे थे और सड़क की बात करें तो सड़क गड्ढों में थी या गड्ढे सड़क में थी, पता नहीं लग पा रहा था, जिसको लेकर लौनी में लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था और लोग लगातार इस सड़क की बनाने की मांग कर रहे थे। अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि लौनी विधायक ने कहा कि कुछ दिनों में, यानी कि लगभग हफ्ते से 10 दिन में इसके गड्ढे भर दिए जाएंगे। उस बनने की बात है तो लगभग 4.5 माह का इसमें समय लगेगा। दिलचस्प बात की बात करें तो सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ पर जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारियों से शपथ दिलाई गई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखी पहल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी भी जनसभा में ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बुलाया गया और उनसे उसकी गुणवत्ता के स्पष्ट यानी कि सही करने की शपथ दिलाई गई। हालांकि बात करें तो लगातार जब अधिकारी भर्ती होते हैं तो वो भी शपथ लेकर ही भर्ती होते हैं और शपथ लेकर ही कार्य की गुणवत्ता की बात करते हैं। देखना होगा कि शपथ का कितना असर इन अधिकारियों पर होगा और कितना भ्रष्टाचार मुक्त सड़क बन पाएगी और कितनी गुणवत्ता। निश्चित रूप से ये अब देखने वाली बात होगी कि शपथ जरूर दिलाएगी, लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त सड़क निर्माण होता है, ये बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 32 करोड़ से चमकेगा दिल्ली सहारनपुर मार्ग। और अब हम बात करेंगे बंदर की मौत पूर्व एमएलए हाजी बिट्टन नामजद। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान थाना पुलिस ने कस्बे में पुरानी टॉकीज में प्रतिबंधित ब्लेड वाले तार में करंट दौड़ने से बंदर की मौत मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी बिट्टन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बंदर की मौत मामले की जानकारी पाकर बजरंग दल के नगर अध्यक्ष गौरव व पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेते हुए आसपास मौजूद लोगों से पूरे मामले पर बातचीत की, साथ ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसी बीच मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। थोड़ी हीला हवाली के बाद पुलिस ने पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा की तहरीर पर पूर्व बसपा विधायक हाजी बिट्टन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला सहसवान थाना क्षेत्र के कस्बा सहसवान का है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों